नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी पॉलिटी सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही वाइस प्रेसिडेंट या ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर रहने वाला है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑल्सो हम लोग थोड़ा सा एक कंपैरिजन देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड ये मेरा दावा है कि इस लेक्चर के खत्म होते होते आपको सारी चीजें हूबहू याद हो जाएंगी। आपको कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस लेक्चर को ध्यान से सुनते जाइएगा। और तो और, पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए देखिए, इसमें है आर्टिकल 63। और आर्टिकल 63 इसमें क्या कहता है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 63वां है, ये कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट, या हम यूं बोले कि उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहरहाल आप ये सोच रहे होंगे कि एम वेंकैया नायडू की मैंने फोटो क्यों लगा रखी है। बिकॉज एम वेंकैया नायडू अभी तत्कालीन जब ये वीडियो बन रहा है तब हमारे प्यारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए जरा देखते हैं आर्टिकल 63 के बाद कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके काम क्या हैं। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कहलाएंगे। यार ये इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस यानी कि राज्यसभा को कहा जाता है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। और जैसे आपने सुना होगा कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं लोकसभा के लिए। बेसिकली वो हेड करते हैं लोकसभा को। और जैसे कोई भी मोशन पास हुआ, कोई भी रेगुलर एक्टिविटीज चल रही हैं लोकसभा में, उन सारी की सारी एक्टिविटीज को का कार्यभार संभालने का काम स्पीकर का होता है। वैसे ही राज्यसभा में जो चेयरपर्सन है, उनका ये काम होता है कि वो डे टू डे, या हम यूं बोले कि रेगुलर एक्टिविटीज हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड करें, उनकी देखभाल करें, है ना। तो यही कहलाते हैं कौन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरपर्सन। और ये कौन है, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही चेयरपर्सन भी होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है कि जैसे अभी अगर एक एग्जांपल लें तो एम वेंकैया नायडू ये उपराष्ट्रपति हैं। यदि ये उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति होने की वजह से, एक्स ऑफिशियो उपराष्ट्रपति होने की वजह से, ये काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के चेयरपर्सन कहलाएंगे। यानी इनको, चूंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए इनको चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का भी पदभार संभालना है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, चूंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ये चेयरपर्सन हुए, राज्यसभा के चेयरपर्सन हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें अपॉइंट नहीं किया गया है। जो कोई भी, अब कल को मान लीजिए एम वेंकैया नायडू हट जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से, कोई और उनकी जगह लेने आते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी उनकी जगह लेने आएंगे, अब वो ऑटोमेटिकली, अब वो हेड करेंगे, वो चेयरपर्सन बन जाएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, राज्यसभा के। राइट। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी वैकेंसी, एब्सेंस और वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफ इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का अगर वैकेंसी है, भारत के राष्ट्रपति की सीट अगर वेकेंट है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करने वाले हैं। वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन होंगे,
वैकेंसी के केस में, इन द केस ऑफ वैकेंसी कौन रहने वाले हैं? कौन रहने वाले हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय अंतराल, जैसे मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, या प्रेसिडेंट की आकस्मिक दुखद देहांत हो गया, या फिर उन्हें इम्पीच कर दिया गया, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया, तो फिर उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट वो पदभार संभालेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि वो कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, या खाली कभी रह नहीं सकती। कब तक के लिए? नेक्स्ट री इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो जब तक, जिन 6 महीनों तक के लिए फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पदभार संभाल रहे हैं, उस समय अंतराल में जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो अब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो राज्यसभा की सीट नहीं संभालेंगे, राज्यसभा के चेयरपर्सन की सीट उन्हें छोड़नी होगी, वो चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स को सर्व नहीं करेंगे। हाँ, जब वापस से री इलेक्शन होगा और नए कोई प्रेसिडेंट बनते हैं, तो फिर इनको वापस से वाइस प्रेसिडेंट ये बन जाएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो ये फिर से आके चेयरपर्सन की पोस्ट संभालेंगे। अच्छा, इस समय अंतराल के दौरान कौन संभालेगा? फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन। खत्म। कौन संभालेंगे? डेप्यूटी चेयरपर्सन। बात खत्म। तो इस प्रकार से ये फंक्शनिंग है किनकी? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा टीवी के हेड भी है, राज्यसभा टेलीविजन के भी हेड हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कभी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्यसभा की हेड कौन है, राज्यसभा टीवी के हेड कौन है? तो बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ही, राइट। नेक्स्ट, मैनर ऑफ इलेक्शन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 66 बात करता है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है भारत में वो कैसे होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, या कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ये वो ग्रुप है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म किया जाता है, ये उन मेंबर्स का ग्रुप है जो कि पार्ट लेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज को देख चुके हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेजेस कौन थे? एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, लेकिन इसमें सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे इलेक्टेड मेंबर्स, एमएलएज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी सारे के सारे इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, राइट। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है वो अलग है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से। कैसे? क्योंकि यहां पे जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म करते हैं सारे के सारे मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ पे स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का रोल है। कहने का मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, इसके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स इनके लिए वोट करेंगे। तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन फॉर्म होता है? ओनली इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स, यानी राज्यसभा के एंड लोकसभा के दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, इट डजंट मैटर, राइट। उसके अलावा इनका जो एक्सटेंट है इलेक्टोरल कॉलेज का, वाइस प्रेसिडेंट का, वो कभी भी राज्यों तक, या हम यूं कहें कि स्टेट्स तक नहीं पहुंचता। इसके पीछे का कारण हमारे जो संविधान है उसके रचयिता, उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, इन्होंने, अंबेडकर साहब ने समझाया। इन्होंने कहा कि आप जरा फंक्शंस को देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसके फील पे जाइए। फंक्शंस को देखिए प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम क्या है?
कि प्रेसिडेंट की पोस्ट को वेकेंट ना रहे, इन केस ऑफ वैकेंसी उसको फिल करना 6 महीने के लिए एट द मोस्ट। और उसके अलावा चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो इनका राज्यों तक एक्सटेंट नहीं है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि राज्यों तक, राज्यों को ये प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनके लिए अननेसेसरी राज्यों तक इलेक्टोरल कॉलेज को पहुंचाने का मतलब नहीं है। जबकि प्रेसिडेंट है, उनकी पावर्स इफेक्ट करती है किसको, स्टेट्स को भी। तो दैट इज वाई स्टेट्स को भी, एमएलएस को भी इंक्लूड किया जाता है किसमें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, जबकि एमएलएस को एक्सक्लूड किया जाता है इलेक्शन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। आई होप आपको ये समझ में, बिल्कुल लॉजिकल। इसमें भी पीआरएस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इन केस आप नहीं जानते प्लीज जाके देखिए, आई बटन में मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, प्लीज जाइए एंड इसको जाके देखिए। उसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी मैं बता चुका हूं उसी में जिसमें पीआरएस समझाया है। और उसके बाद सीक्रेट बैलेट्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से ये वोटिंग नहीं होगी, ये सीक्रेट बैलेट से होती है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख भी चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, प्लीज जाइए उसे देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। नेक्स्ट है, जरा हम लोग क्वालिफिकेशन की भी बात कर लें। तो देखिए ये तो मतलब मस्ट क्वालिफिकेशन है, ये तो बिल्कुल जरूरी क्वालिफिकेशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उन्हें भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अगर भारत के नागरिक नहीं है तो फिर भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद कम से कम 35 साल इनकी उम्र पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 35 इयर्स ऑफ एज पूरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल मेच्योरिटी हम कहते हैं कि इसके बाद आने लगती है। कुछ है हमारे देश में चुनिंदा जो आज भी पॉलिटिकली मेच्योर नहीं, आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर, ये भी क्वालिफाइड होने चाहिए एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए जो प्रेसिडेंट थे उनकी क्वालिफिकेशन में क्या था, मस्ट बी क्वालिफाइड और एलिजिबल, मस्ट बी एलिजिबल एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। यहां पे क्या है, क्वालिफाइड होने चाहिए एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, राइट। उसके बाद मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आगे आपको बहुत काम में आएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन कैसे करते हैं, ये अंडर द गवर्नमेंट कोई भी ऑफिस, ठीक है, भारत सरकार के अधीन कोई भी ऑफिस, कोई भी ऐसा दफ्तर जो कि पावर अब एंजॉय करता है किसकी, अपॉइंट करने की, किसी भी व्यक्ति को रिमूव करने की, है ना, और इसके साथ साथ कुछ सैलरीज हैं या फिर कुछ इंसेंटिव्स जुड़े हुए हों, ऐसे ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। तो ऐसा कोई, जब आप वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है, यू मस्ट बी डिवॉइड ऑफ दैट। तो इसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो ये क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस, कितना टेन्योर है। तो देखिए इसमें पहला है 5 इयर्स टेन्योर, जैसा प्रेसिडेंट का वैसा ही वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का इनका टेन्योर होता है, 5 साल की इनकी अवधि होती है और 5 साल के अवधि के दौरान ही इनको काम करना रहता है। उसके बाद वैकेंसी अराइज हो सकती है यदि रिजाइन कर दें। अच्छा, रेजिग्नेशन ये देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। जो भी रेजिग्नेशन होगा वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को जब ये अपना रेजिग्नेशन प्रेजेंट करेंगे तो ये बाइंडिंग हो जाता है, यानी ये एक तरीके से पॉलिटिकल मजबूरी कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की है कि इन्हें और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई चॉइस नहीं है, उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। और देखिए ये मतलब कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेजिग्नेशन किस केस में होगा, मोस्टली जब मान लीजिए
कोई बिल प्रेसिडेंट के पास में पहुंचा, एक बार उन्होंने रिकंसिडर करने के लिए भेजा, वापस से जब ये पहुंचा तो अब इनके लिए बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट के लिए कि उस बिल पे साइन करना ही करना है। अब अगर वो नहीं करना चाह रहे और रेजिग्नेशन देते हैं, और इस रेजिग्नेशन को लेने से, एक्सेप्ट करने से अगर वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, तो ये एक रोड ब्लॉक हिट कर जाएगी हमारी पार्लियामेंट, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक रोड ब्लॉक हिट कर जाएगा। इसी को बचाने के लिए ये बाइंडिंग हो गया, किसके ऊपर? ये बाइंडिंग हो गया वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कि आपको ये इस्तीफा मंजूर करना ही पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट दैट रेजिग्नेशन, राइट? बाइंडिंग ऑन द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और यदि देखा जाए, अगर हम लोग बात करें तो उल्टा केस भी है यहाँ पे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस्तीफा देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देंगे प्रेसिडेंट को, और अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे को एक्सेप्ट करे। ठीक, उसके बाद है रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। यहाँ पे शब्द इंपीचमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, रिमूवल का इस्तेमाल किया गया है। जस्ट अगली ही स्लाइड में मैं समझाऊंगा कि रिमूवल कैसे किया जा सकता है, या फिर अगर डेथ हो तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कंडीशंस हैं तो फिर अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो यहां पे कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट का पदभार कोई नहीं संभालेंगे, ये वेकेंट रह सकता है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो री इलेक्शन करवाएं किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। और इस री इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, वही ऑफिस को संभालेंगे। लेकिन तब तक ये पदभार खाली रह सकता है, क्योंकि आप काम देखिए ना, अगर वैकेंसी है प्रेसिडेंट ऑफिस में तो ये पदभार संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यसभा के ये चेयरपर्सन है। तो राज्यसभा के इस दौरान 6 महीने मान लीजिए लगे इलेक्शन कमीशन को, तो इस 6 महीने के दौरान, इस 6 महीने के टेन्योर के दौरान जब ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट खाली है तो फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन पिक्चर में आ जाते हैं, और वो क्या करेंगे? वही हैं जो इस पदभार को संभालेंगे। बात खत्म। तो डेप्यूटी चेयरपर्सन वो हैं जो कि इस पदभार को संभाल लेंगे इन केस यदि ऐसा होता है कि वैकेंसी क्रिएट हो जाती है किसी भी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो ये वेकेंट रह सकता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है? प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट नहीं रह सकता, ये वाला ऑफिस वेकेंट रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब रिमूवल कैसे? देखिए यहाँ पे शब्द इंपीचमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, रिमूवल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें कैसे रिमूवल, प्रोसीजर क्या है? देखिए किन ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के ग्राउंड्स थे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, लेकिन यहां पे इनको रिमूव करने के कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये मेंशन ही नहीं है, हमारे भारत के संविधान में ये मेंशन ही नहीं है, दिया हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है कि किन ग्राउंड्स पे हम रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, राइट? लेकिन प्रोसीजर जरूर गिवन है, और ये प्रोसीजर गिवन है आर्टिकल 67 क्लॉज बी में। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसमें कुछ नहीं, रेजोल्यूशन पास करना होता है। रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा मेंबर्स, और ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं ये रेजोल्यूशन पास होने चाहिए ईएम से, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इन केस आप इफेक्टिव मेजॉरिटी नहीं समझते, मैंने इस पे एक लेक्चर लिया है डिटेल, ये मैं आई बटन में यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूं, आप प्लीज जाइए और इस लेक्चर को देख लीजिए। आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सारी मेजॉरिटीज के बारे में पता चल जाएगा। बहरहाल रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाना चाहिए राज्यसभा मेंबर्स द्वारा 14 दिन। ठीक है, 14 दिन।
अब सॉरी इफेक्टिव मेजॉरिटी द्वारा। अब क्या होगा, 14 दिन का नोटिस चला जाएगा, 14 डेज नोटिस। कहां पे? वाइस प्रेसिडेंट के पास। अब 14 डेज का नोटिस चला गया वाइस प्रेसिडेंट के पास में, और जैसे ही इसका एक्सपायरी हुआ है ना, तो राज्यसभा का जो रेजोल्यूशन है उसको पास करा दिया जाएगा। और राज्यसभा का रेजोल्यूशन जब पास हुआ, जब ये देखिए, सबसे पहले 14 डेज का नोटिस जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। 14 डेज का नोटिस की एक्सपायरी के बाद, जैसे मान लीजिए आज नोटिस गया, और आज से 14 दिन बाद रेजोल्यूशन पास होगा, और उस रेजोल्यूशन को पास करवाया जाएगा। और रेजोल्यूशन को पास करवाने के बाद में इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ ये भेज दिया जाएगा कहां? लोकसभा में। और लोकसभा में सिंपल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब है कि स्पेशल मेजॉरिटी अगर आ गई, अगर इस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा में पास करा दिया गया, तो बस वो अपने ऑफिस से रिमूव हो गए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। इंपीचमेंट शब्द का इस्तेमाल इसीलिए नहीं क्योंकि यहां पे लोकसभा जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिव हाउस की तरह काम नहीं कर रही। इंपीचमेंट उसी को कहते हैं जब लोकसभा इन्वेस्टिगेटिव हाउस की तरह वर्क करे और एक मौका दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का। यहां पे आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्स पार्टे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसलिए वायलेट नहीं हो रहे क्योंकि ग्राउंड्स मेंशन नहीं है कि किन ग्राउंड्स में आप इनको रिमूव कर रहे हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड सिंपल एग्रीमेंट इन राज्यसभा, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से अगर इस रेजोल्यूशन को पास करा दिया गया तो फिर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है फ्रॉम हिज ऑफिस, हिज और हर ऑफिस। तो ये कहानी है। आई होप आपको समझ में आई हो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। और ये इंपीचमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे दूसरा हाउस यानी बेसिकली लोकसभा एक इन्वेस्टिगेटिव हाउस की तरह एक्ट नहीं कर रहा, और इनको मतलब इन्वेस्टिगेटिव हाउस की तरह एक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है ओथ और अफर्मेशन। देखिए, ओथ मैं बता चुका हूं, ओथ किसके लिए है? बिलीवर्स के लिए। और जो एफर्मेशन है वो किसके लिए है? एथियस्ट्स के लिए, नॉन बिलीवर के लिए। ठीक है। तो आई सोलमली अफर्म दैट, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट। तो ये ओथ जो लेते हैं वो आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट। अफर्मेशन जो लोग देते हैं आई सोलमली अफर्म दैट, है ना। और इसमें कुछ खास है नहीं, ये इनका कहना है सिंपली कि बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ रक्षा करने की बात नहीं होती, यहाँ पे फेथ और एलिजेंस रखना है, अपना 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 जो एलिजेंस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स दिखाने की बात है। और जो भी ड्यूटी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट, आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच आई एम अबाउट टू एंटर। यानी ऑफिस में जब वो जाएंगे तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को जब इन्होंने एक्वायर किया, जो भी ड्यूटीज इनके ऊपर आई हैं उनको ये फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे। ये इनकी ओथ में है या अफर्मेशन में है। आर्टिकल 69 इसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 70, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन केस ऑफ अदर कंटिजेंसीज। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट के फंक्शन। देखिए, ये पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया इस आर्टिकल ने कि ये प्रोविजंस बना सके कि कोई भी फंक्शन किसी भी कंटिजेंसी के केस में वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से फंक्शंस करेंगे। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूं। 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका निधन हो गया, आकस्मिक निधन हुआ, दुखद देहांत हुआ। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी, उन्होंने ऑफिस संभाला 6 महीने के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस लिए? इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि ये रन करना चाहते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंटेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट रह के।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते थे। अब आपको पता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इन्हें रिजाइन करना पड़ा और ये उस इलेक्शन में पार्ट लिए, वीवी गिरी साहब। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है बिकॉज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इनकी जो है डेथ हो चुकी है, वीवी गिरी जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब इसको कौन फुलफिल करे पोस्ट को, तो ऐसा केस के लिए जो पार्लियामेंट थी वो तैयार थी। और जब वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उस समय पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, एक्ट पास किया, वो था प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969। तो प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट क्या कहता है कि देखिए, अगर कोई वैकेंसी है प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो उसको कौन फुलफिल करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी वैकेंसी है तो उसको कौन फुलफिल करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी सीट वेकेंट है तो फिर कोई भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इस ड्यूटी का निर्वहन करेंगे जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाता। तो यही है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट। इसके कारण जो प्रेसिडेंट की सीट है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वो कभी भी अनऑक्यूपाइड या वेकेंट नहीं रह सकता। ये स्टोरी है प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस से एक बार नटशेल में समझ लीजिए इसे। अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसके बाद कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज इस ड्यूटी का निर्वहन करेंगे, तब तक जब तक इलेक्शन कमीशन वापस से री इलेक्शन नहीं करवा देते प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को, तब तक, और नए कैंडिडेट नहीं आ जाते चुन के एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब तक यही इन्हीं में से कोई ड्यूटीज का डिस्चार्ज करने वाले हैं एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। देखिए आर्टिकल 71 क्या कहता है कि जो भी डाउट्स या डिस्प्यूट्स हैं किसी भी इलेक्शन के रिगार्डिंग, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इनकी पिटीशन कहां जाएगी, ये इलेक्शन पिटीशन के नाम से जाएंगे। और ये पिटीशन कहां दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट में आपने, मद्रास हाईकोर्ट में आपने इसको दायर कर दिया, नहीं। ये पिटीशन सिर्फ और सिर्फ कहां दी जाएगी, दायर हो सकती है, दाखिल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेंगे वही फुल एंड फाइनल होगा, एपेक्स कोर्ट के ही डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। और इसको एक बहुत ही स्पेशल केस से हम लोग समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लड़े और उनके जो प्राइम ओपोनेंट थे वो थे पीए संगमा, पूर्णो आगितोक संगमा। ये दोनों प्राइम ओपोनेंट्स एंड प्राइम कंटेस्टेंट्स थे प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए सन 2012 में। उस समय बहुमत मिला प्रणब मुखर्जी जी को एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पीए संगमा ने सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन दायर की, और वो इलेक्शन पिटीशन इस ग्राउंड्स पे दायर की कि जिस वक्त प्रणब मुखर्जी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट का, उस समय वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई के चेयरपर्सन थे, और आईएसआई के चेयरमैन थे ये। इन्होंने आईएसआई की चेयरमैन की पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी। इन ग्राउंड्स पे इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर किया हुआ था, इन ग्राउंड्स पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए एंड मुझे यानी कि पीए संगमा को प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बिठा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर ये दायर हुई और 3:2 इस
पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां समझाया, यहां पे इसको समझाया गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये गवर्नमेंट के अधीन, भारतीय सरकार के अधीन वो ऑफिस है, वो दफ्तर है जिसमें पावर टू अपॉइंट, पावर टू रिमूव मिली हुई है उस चेयरमैन को, उस पर्सन को जिसने प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑक्यूपाई किया है। इसके साथ कुछ सैलरी हो या फिर एमोल्यूमेंट्स इसके साथ अटैच्ड हो पोस्ट के साथ में। तो ये जो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। और ये समझाया गया कि जो आईएसआई है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वो इसके दायरे में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहां पे ये कोई भी पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव नहीं है और सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है। इसीलिए ये प्ली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एंड निर्विरोध घोषित हो गए प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति 2012 में। तो ये एपिसोड था, ये एक केस था जो कि प्रणब मुखर्जी वर्सेस पूर्णो आगितोक संगमा, और ये कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में मामला। तो थोड़ा सा यहां से आप जान लीजिए। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट मॉडल है, ऑफिस है, उसी के आधार पे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी डिसाइड हुआ है। ठीक, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट सेनेट के चेयरपर्सन होते हैं, है ना। अभी कमला हैरिस है तो वो सेनेट की चेयरपर्सन है ना, वही हेड कर रही है सेनेट को। सेनेट वहां का अपर हाउस है। इंडिया में ये राज्यसभा के चेयरपर्सन है, तो एम वेंकैया नायडू अभी फिलहाल। तो राज्यसभा भी अपर हाउस है, सेम मॉडल है। एक अंतर है, इंडिया में प्रेसिडेंट की वैकेंसी, अगर पोस्ट पे वैकेंसी आई तो उस कंडीशन में जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, और लेकिन ये एक्टिंग प्रेसिडेंट सिर्फ मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि इन 6 महीने के अंतराल के दौरान इलेक्शन कमीशन को री इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारा संविधान कहता है, री इलेक्शन आपको कराना ही पड़ेगा। ये मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए उस ऑफिस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जबकि अगर यूएसए में ऐसा होता है, अभी मान लीजिए जो बाइडेन मान के लीजिए हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्लंडर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स, सो जो बाइडेन कल को इस्तीफा दे देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी जिस तरीके की पॉलिसीज हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो जो बाइडेन अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उनके कारण, तो अब जो पोस्ट होगी, वैकेंसी आ गई है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, उस पोस्ट को कौन ऑक्यूपाई करेगा? राइट नाउ जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो इसको पोस्ट को ऑक्यूपाई करेंगी, और ये कोई 6 महीने के लिए नहीं, एंटायर रिमेनिंग टेन्योर के लिए इसको ऑक्यूपाई करेंगे। यानी कि जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होते, राइट, 6 महीने के अंदर। जैसे मान लीजिए जो बाइडेन के कार्यकाल को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद इनको रिजाइन करना पड़ा, है ना, जैसी पॉलिसीज हैं, हो भी सकता है खैर, तो अगर 2 साल बाद इन्हें रिजाइन करना पड़ा तो कौन इस ऑफिस को संभालेगा? कमला हैरिस। एंड कमला हैरिस अगले 2 साल के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट की वहां पे जो टेन्योर है वो 4 इयर्स का है, तो अगले 2 साल के लिए कौन एक्ट करेगा कौन वर्क करेगा एज एक्टिंग प्रेसिडेंट? कमला हैरिस। सो ये स्टोरी है बिहाइंड द डिफरेंस ऑफ यूएसए एंड इंडिया वाइस प्रेसिडेंट। एंड आई होप आपको ये सारा का सारा कंडीशन, ये सारी की सारी सिचुएशन, सारी की सारी पावर्स एंड एवरीथिंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट समझ में आए हो। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आए हो। एंड कोई भी एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।